प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजयपाल सिंह राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं से। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं और इस भूगोल विषय में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पाठ दो वन एवं वन्य जीव संसाधन को पढ़ रहे हैं। तो इस पाठ में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि वन और वन्य जीव हैं जो इनके संसाधन, इनको कैसे ये विलुप्त हो रहे हैं और इनको कैसे प्रयोग करना है और इनको कैसे बचाना है, इस संबंध में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो जो लास्ट क्लास थी इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वन्य जीव जो हैं और वन्य जीव संसाधन जो हैं उनको सबको बचाने के लिए हमारे देश में एक कानून भी बना था, है ना। संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। उसके तहत बहुत सारी जगह जो है राष्ट्रीय उद्यान वगैरह जो है बनाए गए थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग पहले। आज है बाघ परियोजना, यानी एक टाइगर प्रोजेक्ट। मतलब जो जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे थे, लगातार बहुत ज़्यादा इनकी संख्या घटती जा रही थी, तो सरकार ने ऐसे जीव जंतुओं को बचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह बनाए। तो उसी में जो बाघ यानी शेर, उनको बचाने के लिए एक बाघ परियोजना चलाई गई। तो इस बाघ परियोजना का शुभारंभ जो है 1973 में किया गया। वन्य जीवन संरचना में बाघ यानी टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई। मतलब जब 1972 में जब अधिनियम बना, कानून बना जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, तो क्या हुआ कि जो ऐसी जातियां थीं, जो ऐसे जीव जंगली जानवर थे जो घटते जा रहे थे, तो उसमें जब गिनती की गई तो देखा गया कि बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा घट रही है एकदम। मतलब 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग जो बाघ थे वो 55,000 थे और 1973 में जब देखा गया तो कितने रह गए? 1827। इसका क्या कारण था? बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। मतलब 3-4 कारणों से बताए गए हैं कि बाघों की संख्या लगातार क्यों घटती जा रही थी। इसमें सबसे बड़ा जो कारण था वो था कि बाघों को मारकर उनका व्यापार करना, मतलब चोरी छिपे। उस समय कोई कानून तो था नहीं हमारे देश में कि बाघों को या किसी जंगली जानवर को मारने पर कोई सजा का प्रावधान, ऐसा कुछ नहीं था। 1972 में जब ये कानून बना है तब इससे पाबंदी लगाई गई। तो उस समय तक क्या था कि इसका व्यापार, बाघों को मारा और मारकर उनका व्यापार करना, ये उस समय की बहुत बड़ी स्थिति थी उसकी। इसलिए इनकी संख्या लगातार घटती जा रही थी। दूसरा कुछ कारण ये भी था कि उनको रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पा रहा था बाघों को, या उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा था, और हमारे देश की जनसंख्या में भी लगातार वृद्धि होती चली जा रही थी। यही कारण था कि बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियां का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। मतलब जो हमारा देश भारत और नेपाल, दुनिया में जितने भी देश वो हैं, वहाँ पर पूरे विश्व में जितने बाघ हैं उसके 2/3 बाघ कहाँ पर? सिर्फ नेपाल और भारत में जो है पाए जाते हैं। तो विश्व के सभी देशों के लोगों की जो है चोरी छिपे यहाँ के बाघों पर नजर थी। एक तो उनका व्यापार, और व्यापार में भी जैसे बताया गया कि शेर की हड्डियां उनकी बाघों की और उसकी खाल से दवाई भी बनती थी।
इस वजह से उनको और ज़्यादा मारा जा रहा था। टाइगर प्रोजेक्ट विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। ये जो बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट जो योजना है वो विश्व की जो जितनी भी वन्य जीव परियोजना चल रही है उनमें से सबसे अच्छी योजना इसकी शुरुआत हुई 1973 में। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। मतलब बाघ संरक्षण जो है एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं था, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानव बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। मतलब इतने सारे प्रदेशों में ये बाघ परियोजनाओं के लिए बनाए गए। आप लोगों को इनको विशेष ध्यान देना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में है। जैसे पहला से बताया गया था, उत्तराखंड में कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का। इस तरीके से ये पाए जाते हैं। और एक जानकारी के लिए बता दूं मैं, भारत में जो सबसे ज़्यादा वन है वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। मतलब जो बाघ भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। उसके बाद आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। मतलब परियोजना चलाई जा रही हैं उसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जीव जंतुओं को ही इसमें शामिल किया जा रहा है। इवन यहाँ तक के छोटे छोटे कीट पतंगों को भी उसमें महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत, मतलब सबसे पहला जो हमारा अधिनियम आया 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सबसे पहली बार आया। उसके बाद 1980 में संशोधन किया गया, उसमें कुछ सुधार किया गया। उसके बाद 1986 में। तो इन दोनों अधिनियमों के तहत तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। उसके बाद 1991 में पौधों की 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। यानी कि जो अधिनियम है उसको समय समय पर उसमें परिवर्तन होता रहता है जरूरत के हिसाब से। मतलब कुछ समय बाद कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, जो देखा जाता है कि कौन कौन सी जीव जंतु जो हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, उनकी कैसी संख्या घट रही है बढ़ रही है, उसके अनुसार जो अधिनियम है उसमें भी परिवर्तन किया जाता है कि कौन सी प्रजाति को इसमें शामिल किया जाए, कौन सी प्रजाति की रक्षा की जाए। इस संबंध में इसमें समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तितलियों को, पतंगों को या ड्रैगन फ्लाई को कब इसमें इन सूची में शामिल किया गया। तो आप लोगों को याद रखना है सब चीज, ठीक है। उसके बाद आता है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। मतलब इनके कौन कौन से प्रकार हैं वन के और वन्य जीव संसाधन के। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार के क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन है। मतलब सरकार ने ही पूरी तरह से इसको अपने कमांड में ले रखा है। तो उसे सरकार ने कितने वर्गों में बांटा है इसको, सबसे पहले रखा उन्होंने आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। यहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यानी आरक्षित वन वो क्षेत्र होते हैं
वहां पर एक तो क्या होता है, पूरी तरह से रिजर्व होते हैं, ये पूरी तरह से रिजर्व होते हैं। वहां पर किसी आम आदमी का आना जाना बिल्कुल नहीं होता है, मतलब वहां पर कोई भी आदमी नहीं जा सकता, न तो वहां कोई शिकार कर सकता है। वहां पर पूरी तरह से जो कमांड होगी, पूरी तरह से जो देखभाल होगी, वो किसकी होगी, सरकार की होगी, सरकार के कर्मचारियों की होगी। उसके किसी भी विभाग के ऊपर उसकी जिम्मेदारी होगी कि इस क्षेत्र को आपकी पूरी जिम्मेदारी है, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रजाति के जीव जंतु को नुकसान न पहुंचा सके। तो ऐसी आबादी कितनी है, मतलब जितने भी वन क्षेत्र हैं उसकी कितनी आधी, लगभग 50% ऐसे क्षेत्र घोषित किए गए हैं जो किसमें रखे गए हैं, आरक्षित वन में। उसके बाद आता है रक्षित वन। दूसरा, रक्षित वन, वन विभाग के आदेश, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित क्षेत्र। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। मतलब रक्षित क्षेत्र, रक्षित वन में वो रखे गए हैं जो आगे चलकर मतलब नष्ट होने की कगार पर हैं। ये दिखाई देता है कि लगभग कुछ समय बाद इसमें कुछ नुकसान हो सकता है या ये नष्ट हो सकते हैं। उन क्षेत्रों को किस में रखा गया है, रक्षित वन में रखा गया है। और इसकी कितना हिस्सा है, मतलब कुल वन क्षेत्र का 1/3। आरक्षित में कितना था, आधा, और रक्षित में कितना है, 1/3। उसके बाद आता है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। इन दोनों के अलावा जो भी बस्ती हैं वो किसमें रहेंगे, अवर्गीकृत वन में। इसमें कोई भी आदमी जा सकता है, इसमें सरकार का भी सहयोग रहता है। इसमें कुछ व्यक्तिगत लोग भी शामिल रहते हैं और कुछ संस्थाएं भी, कुछ समुदाय भी इसमें शामिल रहते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मतलब आरक्षित और रक्षित ये ऐसे क्षेत्र हैं। जैसे मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में कैसे हैं, सर्वाधिक हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। बच्चों, जो आरक्षित वन है, रक्षित वन है, तो इनके क्षेत्र को हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्षेत्र इस उसमें आते हैं। तो ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं यहाँ पर। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। ये सारे प्रांत किस में रखे गए हैं, रक्षित वनों में। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन में हैं तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में हैं। जो अवर्गीकृत हैं वो कहाँ पर हैं, गुजरात में। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में अवर्गीकृत वन क्षेत्र में रखा गया है। उसके बाद आता है समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय और वन संरक्षण का मतलब, समुदाय कुछ लोगों ने अपने आप से भी, मतलब सरकार के छोड़कर कुछ समुदाय ऐसे हुए कि उन्होंने इस सब की रक्षा करने का, इस सबको बचाने का प्रयास किया। वन संरक्षण की नीतियां हमेशा हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। मतलब वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आम तौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जैसे राजस्थान का है सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। मतलब वहां के जो आसपास के लोग हैं वो भी इसमें बहुत सारा सहयोग प्रदान करते हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से
हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीवन को बचाते हैं। मतलब राजस्थान का अलवर जिला है, वहाँ पर 5 गांव के लोगों ने लगभग 1200 हेक्टेयर जमीन को क्या कर रखा है, एक नाम दे दिया है भैरव देव डाकब सेंचुरी घोषित कर दिया। मतलब वो खुद ही लोग, वहाँ पर कोई सरकार का कोई प्रबंध नहीं है, वो 5 गांव के लोग खुद मिलकर उस क्षेत्र की अपनी पूरी से पूरी उसकी रक्षा करते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविधि और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। मतलब जो पूजा अर्चना है वो क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, एक मतलब बहुत पुराना विश्वास है लोगों का हर तरीके का यहाँ पर, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कोमल रूप से बचाकर रखा है, जिनमें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। मतलब हमारी यहाँ की जो संस्कृति है भारत की, उसमें क्या होता है, पूजा अर्चना का बहुत बड़ा महत्व है। तो देखा होगा कि पेड़ों को, मतलब कुछ पेड़ ऐसे हों जो बहुत पवित्र, उनकी मतलब देवी देवताओं का, उसमें कहते हैं कि इन पेड़ों पर क्या हुआ, देवी देवताओं का निवास रहता है, देवी देवताओं का वास रहता है। मतलब तो कुछ इस तरीके से भी लोग इस सब की रक्षा करते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। मतलब जो स्थानीय लोग इस काम को करते हैं, न तो वो उसमें घुसपैठ करते हैं अपनी उस सब चीज में, और न ही बाहरी लोगों को उसमें आने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। कुछ समाज के हैं लोग जो मतलब कुछ विशेष तरह के जो पेड़ हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। एक छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है हमारे भारत में, उसमें क्या है, मुंडा और संथाल जो जनजातियां हैं, मतलब ये 2 जनजातियां हैं, इनके लोग एक महुआ एक कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। महुआ और कदम के पेड़ों की लोग पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। हमारे यहाँ भी क्या है, पीपल का पेड़ है तो उसको बहुत पवित्र मानते हैं। ऐसी सब मतलब जगह जगह लोगों का अपनी मान्यता है, अपनी इसकी संस्कृति है, अपने विचार हैं उन लोगों के। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को रक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरना, पहाड़ियां, चोटियां, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों को झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा हैं और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इस तरह के भी मतलब अपनी जगह जगह पे इस तरीके देखने को मिलते हैं। और इसमें आगे भी है, ऐसे हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में भी कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों के प्रयोग करके सामुदायिक वानिकीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। हिमालय में चिपको आंदोलन जो था वो कहाँ पर, उत्तराखंड में चलाया गया था लगभग। ये भी है लगभग 1974 में चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन से एक नाम जुड़ा हुआ सुंदरलाल बहुगुणा का। तो चिपको आंदोलन का मतलब ये था वहाँ पर कि ये लोग क्या करते थे, जैसे कोई पेड़ काटने आया
तो वो पेड़ों से चिपक जाते थे, मतलब पेड़ों को वो अपने आप को पेड़ों से चिपका लेते थे कि पहले हमको काटो, उसके बाद इन पेड़ों को काटो। तो वो इस तरीके का रहा था एक चिपको आंदोलन। ये बहुत बड़े स्तर पर चला था और इसमें बहुत और लोगों का भी साथ रहा था उनका। तो चिपको आंदोलन से अगर प्रश्न आए तो उसमें याद रखना है एक नाम, सुंदरलाल बहुगुणा। और ये चला गया था उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। ऐसे ही टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदायन ने दिखा दिया रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना, मतलब उन्होंने कहा कि जो हम फसल कर रहे हैं उसमें रासायनिक पदार्थों का कम प्रयोग किया जाए। यानी कि मतलब जो कृषि कर रहे हैं आजकल देख रहे हैं हम लोग, खेती बाड़ी करने के लिए खाद का बहुत तरह प्रयोग किया जाता है, या बहुत सारी दवाइयों का कि ये घास के लिए दवाई लगा दो, तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उन ऐसे ही टिहरी में कुछ लोगों ने क्या करा कि जो कृषि करने का पारंपरिक तरीका, मतलब देसी खाद का प्रयोग करते हुए इसको खेती को किया जाए। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम छरित वनों के प्रबंधन पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि भारत में बहुत सारे मतलब समुदाय ने वनों के संबंध में, कृषि के संबंध में, जीव जंतुओं के संबंध में अपने ये प्रयास किए हैं। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर की संस्थाएं बनाई जाती हैं। संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, गांव स्तर की संस्थाएं बनाई जाती हैं। ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। मतलब कुछ जगह ऐसा भी रहा है कि सरकारी कर्मचारी और गांव के लोग मिल करके उसको अपने काम को करते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। मतलब भारत में ये इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या कह रहे हैं कि एक सीख मिलती है कि जो स्थानीय समुदाय हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको इस तरह के प्रोग्रामों में, इस तरह के अगर कोई कार्यक्रम या कोई चलाया जा रहा है तो उसमें उनको शामिल किया जाए, परंतु स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः ये वे विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण हितैषी हों और आर्थिक रूप से प्रतिफल हों। मतलब ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाए जो पर्यावरण को बहुत अधिक महत्व देते हों, पर्यावरण को विशेष महत्व देते हों। तो बच्चों ये पाठ आज खत्म होता है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस पाठ को आप लोग पढ़ोगे एक दो बार, और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे मैंने पिछले उसमें बताई थी कि कौन से आरक्षित वन कौन कौन से प्रदेश में है, रक्षित वन कौन कौन से में है, या कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, या मतलब अधिनियम कौन किस सन में पारित किया गया, कोई आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया, इन सब चीज़ों की जानकारी इसमें आपको विशेष नोट करनी है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसकी PDF में भिजवाऊंगा आज इसके साथ, तो आप लोग अपनी नोटबुक पे वो क्वेश्चन आंसर उतारेंगे। और आज ही आपका दूसरा पाठ वन एवं वन्यजीव संसाधन समाप्त होता है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।